नमस्ते बच्चों। आज एक बार फिर हम आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। सामाजिक विज्ञान जिसमें 4 विषय हैं: इतिहास, नागरिक शास्त्र अर्थात अगर हम बात करें उसे राजनीतिक शास्त्र भी कह सकते हैं, भूगोल और अर्थशास्त्र। हमने इतिहास का पहला चैप्टर आप सभी को पढ़ा दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब हम भूगोल विषय का प्रथम पाठ लेकर उपस्थित हैं। कक्षा 10 में पाठ है संसाधन एवं विकास। पाठ का नाम क्या बच्चों? संसाधन एवं विकास। ये हमें सबसे पहले समझना है कि संसाधन क्या होता है। चलिए इसके आगे चर्चा करेंगे। पहले पाठ की रूपरेखा देखते हैं। संसाधन के प्रकार इस चैप्टर में पढ़े जाएंगे। संसाधनों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। संसाधन नियोजन कैसे होते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। भारत में संसाधन नियोजन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। भू संसाधन है, भू उपयोग है, यानी भू की बात करें भूमि। फिर भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप कैसे हुआ है। भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय भी बताए गए हैं। मृदा संरक्षण के बारे में कहा गया है और मृदा का वर्गीकरण भी किया गया है, यानी जो मिट्टी है उसके बारे में भी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। ये सारी चीज़ें जब इसमें दी गई हैं तो इसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हमने क्वेश्चन क्या क्या करा था कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है इसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, आती के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जो भी पर्यावरण इस वातावरण में उपलब्ध है, प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस पूरी जीवन शैली में, इस दिन दैनिक चर्या में हमारी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वो पानी हो, ठीक है, या मिट्टी हो, चाहे आपका अगर बात करें और बहुत सारे संसाधन है, ठीक है, वायु हो। ये सारे हमें कहाँ कहते हैं, जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और जिसके विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। विनिर्माण का मतलब होता है वो चीज़ जिसका दोबारा से निर्माण किया जा सके, अर्थात आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, यानी उसका लाभ भी लिया जा सके, तथा सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त है। सांस्कृतिक रूप से कहें उसे लोग सभी मानते हों, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। प्रकृति से अगर हम दूसरी परिभाषा में उसकी बात कहें, वह संसाधन, उसे संसाधन कहते हैं जो प्रकृति से हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं और हमारी दैनिक दिनचर्या में उनकी हमें क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है। पानी हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, वायु हो सकती है। ये हमारी जीवन की एक बिल्कुल मेन पार्ट है जिनकी हमें आवश्यकता होती है, नहीं संसाधन कहा जा सकता है। पर अगर हम इस किताब के माध्यम से बात करें तो जिसका भी निर्माण किया जा सके, अर्थात जिसके हम आर्थिक लाभ ले सकें और उसको संस्कृति मान्यता प्राप्त हो, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं का रूपांतरीकरण प्रक्रिया है। फिर प्रकृति है, तकनीकी है, तथा संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंधों से निर्धारित होती है। पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं ना वो रूपांतरण होती हैं, यानी बदलती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं। फिर क्या कहते हैं? मनुष्य आर्थिक रूप को गति प्रदान करने के लिए प्रकृति के साथ क्रिया करता है और संस्थाओं के निर्माण से विकास की स्थायी स्वरूप प्रदान करने की ओर अग्रसर होता है। आपने देखा होगा मनुष्य क्या करता है? सब चीज़ इन चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है और साथ साथ क्या करता है? इसे बदलने का प्रयास करता है। प्रकृति ऊपर है, देखिए भौतिक पर्यावरण है, बीच में मानव है, प्रौद्योगिकी है, यानी जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह होती हैं, इस तरीके की जहाँ पर ये काम, ये सामान बनकर पहुँचता है। ये कि डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। फिर क्या कहते हैं? संसाधन को बहुधा लोग प्रकृति उपहार की संज्ञा भी देते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। अभी मैंने कहा ना पीछे को, अभी मैंने एक परिभाषा दी, लोग इसे क्या भी कहते हैं? निःशुल्क उपहार भी कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। संसाधन मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा मनुष्य स्वयं है। आप सभी जानते हैं संसाधन मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम है, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? स्वयं कौन है? मनुष्य है, यानी हम खुद हैं। मनुष्य पर्यावरण में प्राप्त होने वाले पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित, उसका उपयोग करता है। परिवर्तित करके क्या करता है? उसका उपयोग, परिवर्तित करके उपयोग कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसमें कई आधार पे कर सकता है। कई ऐसी बात कही है, संसाधनों को वर्गीकरण निम्न प्रवृत्तियों के आधार पर किया जा सकता है, यानी कई प्रकार से इसे परिवर्तित प्रवृत्ति के आधार पर विभक्त किया गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले क्या कहा गया है बच्चों? उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 क्या कहा है?
उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, फिर सामर्थ्य के आधार पर देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर देखते हैं, विकास के स्थिरीकरण के आधार पर कहा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक में बांटा गया है। साम्यवाद के आधार पर इसे नवीनीकरण और अनवीनीकरण के संसाधन में विभाजित किया गया। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय और विकास के स्थिरीकरण के आधार पर इसे संभाव्य विकास तथा संचय भंडार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। ये कहते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव बटा है, और सामित्व के आधार पर नवीनीकरण और अनवीनीकरण है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत भी मान सकते हैं, सामुदायिक भी मान सकते हैं, राष्ट्रीय भी मान सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय भी इसका कहा जा सकता है। आगे फिर के नवीनीकरण क्या होता है, जैविक जैविक के अगले अभी आएगा पार्ट, उसमें आगे भाग में बताया जाएगा। संसाधनों को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। क्या, कैसे बांटा जा सकता है? संसाधनों को प्रकृति यानी के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रकृति तथा मानवीय। क्या कहते हैं सर? प्रकृति और, अंडरलाइन कर देता हूँ बच्चों, प्रकृति और मानवीय। क्या कहते हैं इसमें? इस विभाजन के उप विभाजन की सरणी क्या है, एक डायग्राम क्या है, वो अगले पेज पर है। अगले पेज पर चलते हैं, देखिए पूरा डायग्राम आपको बना मिलेगा। इसमें क्या है? सबसे पहले संसाधन है। एक इस तरीके का पेपर में अगर आप सब अपना इस तरीके का डायग्राम बच्चों आप बनाओगे तो ये आपके बहुत अच्छे नंबर लाने में भी काम करता है। अब क्या करते हैं, जब इसके दो भाग बताएं, एक प्रकृति है, एक मानवीय है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो क्या है? नवीनीकरण है ना, अनवीनीकरण है। अगर हम नवीनीकरण को देखें, सतत प्रवाह युक्त है, और दूसरा भाग इसका जैव है। अब जैव को देखें, प्रकृति वनस्पति है और वन्य जीव भी है, ये दोनों इसके पार्ट हैं। अगर हम मानवीय की बात करें, उसमें संरचना में संस्थाएं हैं, मात्रा में गुणवत्ता है, इसके दो ही भाग कहे गए। अगर हम अनवीनीकरण की बात करें तो इसमें पुनः चक्रीय और अचक्रीय है। इस तरीके से संसाधनों को वर्गीकरण इसमें किया गया है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो उत्पत्ति के साथ संसाधनों के जो प्रकार आए थे, उसमें सबसे पहला क्या था बच्चों? वो क्या था? उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आया अभी पीछे। ऐसे संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, इन संसाधनों में जीवन होता है। अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं? सजीव होते हैं। आपने सजीव नाम होता है जिसके अंदर श्वास होता है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य है, वनस्पति हैं, आगे क्या कहते हैं, यानी क्या कहें, मनुष्य है, वनस्पति, प्रजातियां, प्राणी जात, फिर पशुधन इत्यादि, ये सब क्या है? जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर धातु तथा चट्टानें अजैव संसाधन हैं। आपने देखिए धातुएं जो होती हैं जिन्हें एक जगह रख देते हैं, वो आगे नहीं अपना आप नहीं चल सकती हैं। जैसे पहाड़ हैं, चट्टानें, वो सब क्या है? एक जगह स्थिर रहते हैं, वो गति नहीं कर सकते। और जो गतिमान नहीं होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जो गतिमान होते हैं, जिनके अंदर श्वास होते हैं, वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं या जैव संसाधन कहते हैं। अगर बात करते हैं सामीप्यता के आधार पर, नवीनीकरण अयोग्य संसाधन के दो भाग इसके भी देते हैं। ऐसे संसाधन जिनका प्रकृति तथा अथवा परिस्थिति प्रक्रिया द्वारा पुनर्स्थापन संभव हो, यानी उनका दोबारा से निर्माण किया जा सके, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। यानी परिस्थिति और प्रकृति के माध्यम से दोबारा उनका पुनर्स्थापन संभव हो, उन्हें क्या कहते हैं? नवीनीकरण योग्य। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका निर्माण किया जा सके, ऐसे संसाधन जिनको हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। नवीनीकरण योग्य संसाधन दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सतत प्रवाहयुक्त और जैव। अभी पीछे डायग्राम में दिया है। सतत प्रवाहयुक्त संसाधन में सौर, पवन, जल इत्यादि आते हैं। सौर ऊर्जा आपने सुनी होगी, पवन ऊर्जा के बारे में, जल के बारे में, पानी के बारे में आपने सुना है। इनका क्षय संभव नहीं है। क्षय मतलब होता है समाप्त कर देना या कटाव कर देना, चाहे जितना भी उपयोग हो, ये समाप्ति इनकी नहीं की जा सकती। जैव संसाधन के अतिरिक्त दोहन से इसका क्षय संभव है। अगर हम बात करें, सजीव व्यक्ति अगर इसका ज़्यादा प्रयोग में करने लगे तो इसकी समाप्ति 100% हो सकती है। ऐसे संसाधनों में वन तथा वन्य जीव भी आते हैं। फिर कहते हैं अनवीनीकरण योग्य संसाधन ऐसे संसाधन है जिनका प्रकृति प्रक्रिया द्वारा पुनर्स्थापन संभव नहीं है। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं के कारण समाप्त हो जाते हैं तथा इनका पुनः निर्माण में करोड़ों वर्ष का समय लगता है। अब बात करें खनिज है, जीवाश्म ईंधन अनवीनीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण है। ये खनिज है और जीवाश्म ये वो होते हैं जो जमीन के अंदर बहुत दिनों तक दबे रहते हैं। अगर एक बार वो समाप्त हो जाए तो उनको पुनः लाने में बहुत लंबा समय लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।
कहते हैं जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, इनका उपयोग एक बार करने पर यह पूर्ण समाप्त हो जाता है। खनिज का पुनर्चक्र लंबे काल की अवधि में समाप्त होता है। खनिज जो होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम उपयोग में लाते रहते हैं। आगे बात करते हैं इसके खनिज संसाधन के बारे में भी आगे आएगा। स्वामित्व के आधार पे क्या है, व्यक्तिगत और क्या है सामुदायिक संस्था के दो भागों इसमें भी दिए हैं। कहते हैं निजी स्वामित्व वाले संसाधन व्यक्तिगत कहलाते हैं, जो पर्सनल माने जाते हैं। किसान अपनी भूमि का स्वयं के स्वामी है, यह व्यक्तिगत संसाधन है। आपने देखा होगा मालिक होता है वो। गांव में कई लोग भूमि स्वामी होते हैं, किंतु अनेक लोगों के पास कोई भूमि नहीं होती है, वह भूमिहीन होते हैं। शहर में क्षेत्र के लोग भूखंड, भवन तथा अन्य संपत्तियों के स्वामी भी होते हैं, जैसे अपने मकान के खुद मालिक होते हैं। बाग, तालाब, कुएं, नलकूप इत्यादि संसाधन भी निजी स्वामित्व के तहत आते हैं। आप ऐसे संसाधनों की सूची तैयार कीजिए जिनके आप परिवार के निजी स्वामित्व में हो। आप बच्चों से मैं कहूँ कि आप अपने पेज पर ऐसे चीज़ों को नाम लिखिए जो स्वामित्व के आधार पर आते हैं, जो खुद के हों और वो संसाधन हों, ठीक है, जो खुद के मालिक हों, जैसे मकान है, खेत है, तालाब है, कुएं है, नलकूप है। इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उनके एक लिस्ट बनाएं और अपने उस पर कॉपी में लिखने का प्रयास करें। कोशिश करें कि उसे एक ऐसी कॉपी पे बनाकर मैं देखूंगा आप सभी से। आगे इसमें कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिन संसाधनों पर समुदाय के सभी सदस्यों का स्वामित्व समान रूप से होता है। अगर हम कहें सार्वजनिक बात करें तो उन संसाधनों को सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जैसे होता है सार्वजनिक पार्क होते हैं, आपने देखा होगा, सब घूम सकते हैं, जहाँ पे गाय चरती हैं, ऐसी भूमि, खेलने का मैदान, तालाब इत्यादि, उसमें कोई भी जा सकता है। इन परिसंपत्तियों पर इनका आसपास रहने वाले लोगों का स्वामित्व होता है। पर कहते हैं ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनमें आसपास के लोगों का उसमें स्वामित्व होता है। इसी में कहा गया था राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। देश से प्राप्त सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश से प्राप्त जितने भी संसाधन हैं वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर ऐसे संसाधनों को राष्ट्रीय संपत्ति है जिनका उपयोग देशवासियों द्वारा किया जाता है। सरकार को यह कानूनी अधिकार है कि वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। कहते हैं सरकार के पास ऐसा कानून भी है बच्चों, जो वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण भी कर सकती है, उसे छीन सकती है। सड़कें हैं, नहरें हैं तथा रेल लाइन का निर्माण व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमियों पर किया जाता है। यानी कहते हैं कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया जाता है, वहाँ किसी और की ज़मीन होती है, तो सरकार क्या करती है उस ज़मीन को खरीद लेती है और खरीदने के बाद उस पर सड़क या निर्माण, रेल निर्माण, नहरें आदि का निर्माण भी कर देती है। सरकार अपने प्राधिकरणों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण भी कर लेती है, अपने अधिकारों के माध्यम से भूमि का कब्जे में भी कर लेती है। और कहती है भूमि अधिग्रहण के बदले भूस्वामी को अनुदान का मतलब होता है पैसा देना, उसे पैसे दिए जाते हैं तथा उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी, यानी दोबारा उसे निवास करने की, उसके द्वारा कहीं पर उसकी ज़मीन दिलाने का काम भी किया जाता है। देश में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ हैं जैसे वन्य जीव, जल संसाधन भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं, जैसे 22 किलोमीटर से लेके 12.2 समुद्री मील महासागरीय सीमा तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय की संपदा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बात करें, तटीय क्षेत्र जो हैं, ये तटीय क्षेत्र जितने समुद्री क्षेत्र होंगे या आसपास हमारी पूरी वो होगी, बॉर्डर होगी, वो क्या होंगे, हमारे सारे क्षेत्र में आएंगे, जिसमें अप्रवर्जित आर्थिक क्षेत्र कहते हैं से खुली महासागरीय परिक्षेत्र की संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी संसाधनों का निर्माण करती हैं। इन संस्थाओं पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना कोई भी देश इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा जो आपके जो संसाधन होते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होता है, जिसमें और देश भी उसमें जुड़े हुए होते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या माना जाता है। अब है जो एक टॉपिक आया था विकास के आधार पर, तो लास्ट वाला था संभावित संसाधन। ये कैसा होती है, ये संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद यह संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग नहीं लाए गए होते हैं, इन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। संभावित का अगर बात करें, संभावना अगर हम बात करें शब्द दे सकते हैं। गुजरात तथा राजस्थान में पवन तथा सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। कहते हैं वहाँ पर गुजरात में और राजस्थान में सौर ऊर्जा का अपार भंडार है, जिनका प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ पर लोग इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे। विकसित संसाधन कहते हैं उन संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण तथा मापन किया जा चुका हो।
ऐसे संसाधन का नाम क्या कहा जाता है? विकसित संसाधन कहा जाता है। उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, वह विकसित संसाधन के तहत आते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी तथा उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर होता है। ये सारी बातें जब होती है, विकसित का जो संचार है, संसाधन है, वो उसका तब होता है जब उसका प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के आधार पर उन पर निर्भर किया जाता है। आगे बात करते हैं इसमें। कहते हैं प्रकृति की भंडार की बात करें तो प्रकृति संग्रहित वैसे पदार्थ जिनका उपलब्धता पर्याप्त हो चुकी, किंतु उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका विकास अथवा उन भंडारों तक पहुंचना संभव नहीं है, भंडार रहित संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया जाता और वो किसी के इसमें काम नहीं आते, तो क्या करते हैं, उन्हें एक जगह स्थिर कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जल का निर्माण ऑक्सीजन हाइड्रोजन संयोजन में होता है। आपने देखा होगा जब इनकी जरूरत होती थी क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। हाइड्रोजन ऊर्जा एक ऐसा प्रमुख स्रोत बन सकता है, किंतु उसे उस रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी ज्ञान अब तक विकसित नहीं किया जा चुका। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसका उपयोग, ऐसी ऊर्जा है जिसका उपयोग बहुत अच्छे कार्यों में किया जा सकता है और अभी तक उसके बारे में इसका पूरा उपयोग नहीं किया है, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। संचय कोष ये भंडार का हिस्सा होता है जिसकी तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है, किंतु अभी तक इसका उपयोग की ओर अधिक परिपक्वता का ध्यान नहीं दिया गया है। इसका उपयोग भविष्य में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। कह सकते हैं सारी चीज़ें अभी आगे आने वाले मनुष्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नदियों के जल को विद्युत उत्पादन के प्रयोग में किया जा सकता है, फिर भी हो रहा है। नदियों पे आपने देखा होगा बहुत सारा विद्युत यानी बिजली बनाई जाती है, जिनका उपयोग वर्तमान में सीमित स्तर पर किया जा रहा है, अभी बहुत थोड़े स्तर पर किया जा रहा है। वनोत्पत्ति इत्यादि संचय कोष की श्रेणी में आते हैं, इनका उपयोग भविष्य में किया जाना संभव नहीं। अगर मैं बात करूं, इसमें कहा है संसाधनों का विकास, टॉपिक था अभी मैं पीछे कहा था। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में अगर हम बात करेंगे संसाधनों का विकास कैसे हुआ, फिर भी एक बार इसकी बता देते हैं। मनुष्य के जीवन के लिए संसाधनों का महत्व अत्यधिक है। हम लोगों के लिए, मानव जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए संसाधनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। संसाधन प्रकृति के विशिष्ट देन है और यह विश्वास मनुष्य को उसके तीव्र उपयोग की ओर आकर्षित करता है। संसाधनों के अव्यावहारिक तथा अनियंत्रित उपयोग के कई समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं। इन समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं निम्नलिखित हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसी समस्याएं इसके बारे में जानने के लिए, इन्हें नियंत्रण करने में, कुछ मनुष्यों के लालच के कारण संसाधनों का क्षय हुआ। क्षय मतलब समाप्त हुए। बहुत सारे ऐसे मनुष्यों में बहुत लालच होता है। कुछ कहते हैं, फिर कहते हैं मनुष्य के कुछ लोगों का संसाधन प्रभाव बढ़ा है, जिससे समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ। एक वर्ग है संसाधन का संपन्न तथा दूसरा वर्ग है संसाधनहीन। एक के पास संसाधन की मात्रा काफ़ी है और दूसरे के पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। इससे हम कहें अमीर तथा गरीब के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हमने ये संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार, संसाधन का विकास किस स्तर पे हुआ, इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा है। उम्मीद है आप सभी इस बात को पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।